नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 2 जनवरी 2021। नए साल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नव वर्ष की खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। डेली 30 कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और आज हम इसमें पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं। अपने देश के बारे में जानने जा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीकों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो टॉपिक हम डील करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक पर ये 20 प्रश्न और 10 प्रश्न 1 जनवरी और 2 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर इसको डिस्कस करने जा रहे हैं डेली 30 के माध्यम से। पूरा क्लेवर चेंज हो चुका है। अब आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी आएगा। पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद में एक्सप्लेनेशन, फिर उसका उत्तर आपको पता चल जाएगा और फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। मैं हूं पांडे, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय ज्ञान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? यानी कि बांग्लादेश का भी ये राष्ट्रीय गान है। इस गीत को किसने लिखा था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र दास राय, मुकुंद दास, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये 4 ऑप्शन है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको तो बताना ही है, साथ में आपको इसके बारे में और भी जानकारियां मिलेंगी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था उसके दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। इस गीत का संगीत गगन हरकारा के गीत कोढ़े पावो तारे से प्रेरित है। यह प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। और इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को 1972 में बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया था। इस गीत का अनुवाद सईद अली एहसान ने अंग्रेजी में किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की भी रचना की है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों के राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट है। भारत का राज्य चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, सही कथन आपको बताने हैं। और राज्य चिन्ह के निचले हिस्से पर उत्कीर्ण सूत्र सत्यमेव जयते कठोपनिषद से लिया गया है। इन दोनों प्रश्नों को, ये दोनों स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए। इसमें 2 प्रश्न भी बन सकते हैं, एक प्रश्न बनाया गया है इस पे। और इस प्रश्न का सही उत्तर जानने से पहले हम इसकी व्याख्या देखेंगे। भारत का राज्य चिन्ह भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो पहला तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि राज्य चिन्ह के नीचे जो खुदा हुआ सूत्र है सत्यमेव जयते, उत्कीर्ण जो है वो कठोपनिषद से नहीं मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो लोग वंदे मातरम बोल देते हैं। तो जन गण मन ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 11, 26 दिसंबर 1911, 17 नवंबर 1911, 15 अगस्त 1947। ये क्लोज डेट दी हुई है और एक 15 अगस्त दिया है। कंफ्यूजन होने का पूरा चांस इसमें है, इसलिए ऐसी डेट्स को आप बार बार पढ़ के याद कर लें। और इसका सही उत्तर है 27 दिसंबर 1911। राष्ट्रीय गान जनगण मन 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। विशन नारायण धर ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यह 26वां सम्मेलन था। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। और इस प्रश्न का उत्तर हम बता चुके हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान की गायन की अवधि आपसे पूछी जाए तो 52 सेकंड है। इसका पहला पद राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रीय गान का संक्षिप्त रूप में भी गायन होता है। प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही बोल दी जाती हैं। लगभग 20 सेकंड में ये गायन कर दिया जाता है। इसको संक्षिप्त गायन कहते हैं। संक्षिप्त रूप इसका यही होता है, प्रथम और अंतिम पंक्तियां। संविधान सभा ने जनगण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इंग्लिश वर्जन वाले लोग इधर राइट साइड में देखते रहे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान को भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 27 दिसंबर 1911। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया और बाकी व्याख्या हम कर चुके हैं। 24 जनवरी 1950 की तिथि मत भूलिएगा। अभी पीसीएस के पेपर में इसको पूछा गया था, 2020 वाले पेपर में, आरओ या पीसीएस में इसमें आया। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहां तक कि यूपीएससी की परीक्षा में भी इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 ईस्वी में भारत भाग की विधाता शीर्षक से प्रकाशित सर्वप्रथम किस पत्रिका में जनगण मन को प्रकाशित किया गया था?
यानी जनगण मन को भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, तो वो पत्रिका का नाम क्या था? नील दर्पण, काल, तत्वबोधिनी, युगांतर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तत्वबोधिनी। 1912 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से जनगण मन को तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है उसकी रचना किसने की थी? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है किसके द्वारा रचित है? सचिन सान्याल, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल। और इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बीपीएससी में अभी यह प्रश्न पूछा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान ये सारी गतिविधियां हो रही थी। उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन हमारा चल रहा था, तो उसके दौरान ये जो प्रश्न पूछा जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र से रिलेट करके पूछा जाता है। तो भारतीय गीत वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है और उनकी पुस्तक है आनंद मठ, वहां से लिया गया है। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया गया था। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन श्री अरविंदो द्वारा किया गया। और आपको बताना है कि 1896 का जो सत्र था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये कहां पर हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताने हैं। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया गया, बिल्कुल सही है। और इसका अंग्रेजी प्रतिपादन श्री अरविंदो के द्वारा किया गया। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। दूसरा भी इसमें सही है, श्री अरविंदो ने इसका अंग्रेजी प्रतिपादन किया। पहले भी हम इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन के दौरान पुराने प्रश्न में। यहाँ पर जो बार बार रिवाइज होता है, बार बार रिपीट होता है, बार बार एक ही चीजें जो आती हैं व्याख्या के दौरान, वो आपको याद हो जाती है और ये भी पता चलता है कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर, विक्रम संवत पर, उपयुक्त दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ये शक संवत पर आधारित है। 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना है। सामान्यतः चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को होता है। लीप ईयर जब होता है, लीप ईयर का मतलब जब 366 दिन होते हैं, यानी कि जब फरवरी उसमें 29 दिन की होती है, तब ये 21 मार्च को पड़ता है। राष्ट्रीय कैलेंडर में भी 365 366 दिन होते हैं। चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों का तथा लीप वर्ष में 31 दिनों का होता है। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है सामान्यतः चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को होता है। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्लियर है। अब राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया था, इसको हम व्याख्या में देखते हैं। दोनों इसमें सही है। 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया था राष्ट्रीय कैलेंडर, जो कि शक संवत पर आधारित है। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना और सामान्यतः चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को होता है। लीप ईयर में 21 मार्च को। 365 366 दिन के जो साल होते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर में, तो इसमें भी ऐसे ही होते हैं। और 30 दिनों का चैत्र सामान्य रूप से वैसे होता है, और लेकिन जब लीप वर्ष आता है तो चैत्र का महीना 31 दिनों का हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में दो बातें यहां कही गई हैं। ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र में 34 तीलियां हैं और ध्वज के मध्य में स्थित पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए और इसकी व्याख्या हम देखते हैं। पहला इसमें इसलिए गलत है क्योंकि इसमें 24 तीलियां हैं। 2:3 लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 2:3 है। ध्वज के मध्य में जो पहिया है वो सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न राष्ट्रीय ध्वज संहिता पर है और वो ये है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब लागू हुई थी? तो ये लागू हुई थी 26 जनवरी 2002 में। राष्ट्रीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को जो लागू हुई, इसमें प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और इस विषय पर बने किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई हद को छोड़कर आम जनता, निजी संगठन, शैक्षणिक संस्थान आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ये बताता है राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 का जो प्रावधान है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है जिनका अपना महत्व है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केसरिया रंग शक्ति, सफेद रंग शांति,
और हरा रंग हरियाली और संपन्नता। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में जो तीन रंग हैं, केसरिया शक्ति का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली और संपन्नता का है। इस तरीके से इसमें सभी के सभी तीनों जो है वो सुमेलित है, सभी सही सुमेलित है। ऐसा फॉर्मेट पूछा जाता है यूपीपीएससी के द्वारा आपसे, और इस कारण से ये फॉर्मेट मैंने बनाया है। बाकी ये सुमेलित नहीं है पूछकर ऐसा पूछना कि सभी सुमेलित हैं, ये थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन पूछा जाता है इसलिए बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है? पाओ निलंबो, पाओ क्रिस्टेटस, फाइकस बेंगालेंसिस और पाओ प्रेंथा। तो ये नाम जो दिए हुए हैं इनमें से पाओ क्रिस्टेटस ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसका वैज्ञानिक नाम है, ये ध्यान रखिएगा। पाओ क्रिस्टेटस ये ध्यान रखना है आपको, और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है भारत व म्यांमार का। भारत के साथ में म्यांमार दे रहा है और म्यांमार व पाकिस्तान का, पाकिस्तान व भारत का, यानी कि एक जगह भारत के साथ पाकिस्तान है और एक जगह भारत के साथ म्यांमार है। तो किसका राष्ट्रीय पक्षी है? जो मोर है ये अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर घोषित किया गया। हमारे देश के साथ म्यांमार का भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। फैसिया निडाई परिवार का सदस्य ये होता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक जो नाम है ये पाओ क्रिटेशस है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैसे इसका जो परिवार अगर फैमिली आपसे पूछा जाए तो फैसिया निडाई है, ये भी ध्यान रखिएगा, और इसका नाम पाओ क्रिटेटस है, ये वैज्ञानिक नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत म्यांमार ध्यान रखना है आपको। भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी की स्थिति को घोषित किया 26 जनवरी 50, 24 दिसंबर 1950, 26 जनवरी 1963 और 26 जनवरी 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 26 जनवरी 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी है ये। फैसिया निडाई परिवार के सदस्य, मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है, तो ये ध्यान रखिएगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन याद हो जाए। आपको ये डेली 30 प्रोग्राम अगर डेली आप देखते हैं तो एक टेस्ट संडे को दिया जाएगा, उस टेस्ट को आपको करना है और उसमें जो रैंक आएगी उसको भी जारी किया जाता है। तो एक हफ्ते ये चलेगा, उसके बाद में इसका टेस्ट का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। जल्दी ही इसका शेड्यूल दे दिया जाएगा कि किस दिन कौन सा टॉपिक होगा, और मैं टॉपिक डिस्कस करते समय आपको अगले दिन का टॉपिक भी बता दूंगा। करेंट अफेयर तो रहेगा ही अगले दिन का, साथ में कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय फल आम के बारे में दो बातें कही गई हैं। यह भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है। दूसरा है कि बांग्लादेश में इसे राष्ट्रीय पेड़ के रूप में स्वीकार किया गया है। दोनों तथ्य आप सही से पढ़िए, दोनों स्टेटमेंट सही से पढ़िए, देखिए कौन सा इसमें सही है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। आम को भारत में फलों का राजा कहा जाता है। मूल प्रजाति को भारतीय आम कहते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है। भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये दोनों बातें, स्टेटमेंट जो है वो सही है। इस तरीके से सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सत्य कथन बताना है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष नीम का पेड़ है। क्या दोनों बातें सही हैं? दोनों की दोनों बातें सही हैं। नीलम्बियन न्यूज़फेरा, नीलम्बियन न्यूज़फेरा कमल का जो वैज्ञानिक नाम है, यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, और राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है इसका नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। क्या नाम है? फाइकस बेंगालेंसिस। ये अलग अलग सब ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? घोड़ा, सांड, हाथी, बारहसिंघा। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता होगा, और इसका सही उत्तर है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। भारतीय हाथी एशियाई हाथी की एक उप प्रजाति है और मुख्य रूप से ये मुख्य भूमि जो एशिया की है उसमें पाई जाती है ये प्रजाति जो है, और भारत का ये विरासत पशु है। आज के टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, फिर हम करंट अफेयर पे जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है। क्या ये बात सही है? ध्यान से पढ़िएगा। और राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए, और इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है।
तो पहला स्टेटमेंट तो शेर गलत हो गया, बाघ और शेर में अंतर होता है, ठीक है। और टाइगर और उसको लायन कहते हैं। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, ठीक है। तो बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत है। करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की गई, क्या ये सही है? और दूसरा है, आकाश स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। आप अपना उत्तर सोचिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पहला तो सही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है, लेकिन स्वदेशी रूप से विकसित ये और यहीं पे बनाई गई ये सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। यहां पर दिया जा रहा था हवा से हवा में मार करने वाली। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है स्टेटमेंट्स को। हवा से हवा में नहीं, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश ये मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता हम देखें तो 25 किलोमीटर है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये लगभग 5 मैक की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। 30 मीटर से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकती है। डिटेल में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा पर्यटन को संघ सूची में शामिल करने की मांग की गई। और दूसरा स्टेटमेंट है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। दोनों स्टेटमेंट ध्यान से आप पढ़िए और सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। इसकी व्याख्या को हम देखते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा पर्यटन को समवर्ती सूची में शामिल करने की बात की गई है, न कि संघ सूची में। संघ सूची और समवर्ती सूची इस पॉलिटी में आप पढ़ते हैं। और जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, CII, भारतीय उद्योग परिसंघ, उसके अनुसार इससे पर्यटन क्षेत्र को केंद्र और राज्यों द्वारा प्रभावी ढंग से विनियमित किया जा सकेगा और साथ ही पर्यटन के विकास हेतु केंद्र और राज्य नीतियां बनाने में सक्षम होंगे। भारत की जो 7वीं अनुसूची है संविधान में, जो वर्णित है भारत के संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें 3 सूचियां दी गई है। इसमें कितने कितने विषय हैं ये कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न, किस देश में गर्भावस्था के 14वें सप्ताह तक गर्भपात को वैध कर दिया गया है? सऊदी अरब, ईरान, अर्जेंटीना, पाकिस्तान। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अर्जेंटीना, है ना। इसने अभी क्या किया है, गर्भपात को वैधिकरण किया है 14वें सप्ताह तक के गर्भपात को। इससे पहले लड़कियों और महिलाओं को अवैध और असुरक्षित प्रक्रियाओं के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि अर्जेंटीना में गर्भपात गैर कानूनी है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों और महिलाओं के लिए गर्भपात हेतु सुरक्षित चिकित्सा प्रक्रियाओं तक पहुंच का दायरा और भी संकीर्ण था वहां पर। तो ये प्रयास वहां की गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं और 14वें सप्ताह तक इसको वैध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सहायक NG भारत का दूसरा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया आकाश से सतह पर उतारा जा सकने वाला कंटेनर है। सहायक NG के बारे में बात हो रही है। सहायक NG को किसी भारी विमान से सतह पर उतारा जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट यह है। दोनों स्टेटमेंट में बताना है आपको कि कौन सा सही है या कौन से इसमें दोनों में से सही है या दोनों सही है। सहायक NG जो है ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया आकाश से सतह पर उतारा जा सकने वाला कंटेनर है। और यहां पर दे रहा था कि दूसरा है, बाकी तो बातें सही है लेकिन ये दूसरा नहीं है, ये पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया क्या है, कंटेनर है, जिसको आकाश से सतह पर उतारा जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि सहायक NG नव विकसित GPS समर्थित कंटेनर 50 किलोग्राम तक वजन ले जाने में सक्षम है और इसे किसी भारी विमान से सतह पर उतारा जा सकता है। तो उतारा जा सकता है। DRDO ने, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, उसने भारतीय नौसेना के साथ गोवा तट से कुछ दूर समुद्र में सहायक NG का पहला सफल उड़ान परीक्षण संपन्न किया है। इस कारण से ये चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन मेघदूत में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ, कर्नल सुरेंद्र कुमार, कर्नल नरेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमनाथ, लेफ्टिनेंट जनरल DK खन्ना। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कर्नल नरेंद्र, जिनको बुल के नाम से भी जाना जाता था,
87 वर्ष की आयु में अभी इनका निधन हुआ है। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाइयों पर नियंत्रण हासिल करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन मेघदूत में एक प्रमुख भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। इनका अभी निधन हुआ है। तो ऑपरेशन मेघदूत के कारण इनका नाम आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उनका नाम क्या था, क्योंकि जब निधन होते हैं तो हमको उनकी जो उपलब्धियां होती हैं वो याद आती हैं और प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2021 से किसने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की, एक महारत्न कंपनी है, सेल की नए अध्यक्ष के रूप में पदभार सेल का संभाला है? अध्यक्ष बने हैं शोभा मोंडल, प्रीति झा, वीणा मलिक, अनिल कुमार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है शोभा मोंडल। शोभा मोंडल ने 1 जनवरी 2021 से यह पदभार संभाला है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और ये इसकी नई अध्यक्ष। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने देश की स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया? स्वदेशी आबादी का सम्मान करने की बात आ रही थी इसलिए बदला। जापान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया। फार वी आर यंग एंड फ्री को फार वी आर वन एंड फ्री कर दिया। यंग एंड फ्री की जगह वन एंड फ्री यहां पर कर दिया गया है। भाई सारे लोग एक साथ यंग नहीं हो सकते ना, इस कारण से। तो ऑस्ट्रेलिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के एथेनॉल को गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम और खाद्य तेल के बीज से बनाया जाता है? 1G एथेनॉल, 2G एथेनॉल, 3G एथेनॉल, 4G एथेनॉल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1G एथेनॉल। अभी क्या हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन 1G एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए देश में एथेनॉल आसवन क्षमता को बढ़ाने के लिए अभी योजना को मंजूरी दी है। इसका उपयोग गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम इसमें इत्यादि से, मतलब इसका जो खाद्य बीज जो है, गुड़ है, गन्ना है, चुकंदर है, सोरगम इत्यादि से ये 1G एथेनॉल को निर्मित किया जाता है। और यानी कि इसका जो उत्पादन होता है तो इसके द्वारा होता है, गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम इत्यादि से होता है। जबकि जो 2G जैव ईंधन में गैर खाद्य तिलहन है, कृषि अवशेष है, उनका उपयोग करके, 3G जो जैव ईंधन है वो औद्योगिक अपशिष्ट का उपयोग करके, नगर पालिका ठोस का अपशिष्ट करके इनका निर्माण किया जाता है। तो 1G आप याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन, गुड़, गन्ना, चुकंदर, सोरगम इत्यादि से। 2G जैव ईंधन में गैर खाद्य तिलहन का प्रयोग करके, कृषि अवशेषों का उपयोग करके। और जो 3G जैव ईंधन है वो औद्योगिक अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, इनका उपयोग करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन को मंजूरी दी? रूस, चीन, अमेरिका, जापान। गेस करिए तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, और यह है अमेरिका। नासा वहां की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसने घोषणा की है कि इसने 2 सूर्य अन्वेषण हेलियोफिजिक्स मिशनों को मंजूरी दी है। इन मिशनों के नासा के नेतृत्व वाले मिशन और यानी इलेक्ट्रोजेट जीमेन इमेजिंग एक्सप्लोरर मिशन, और जापान के नेतृत्व वाला एक मिशन है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एपिसिलोन मिशन, EUVST मिशन। ये 2 मिशन है, यानी कि EZIE मिशन और EUVST मिशन, ये 2 मिशन है, इनको मंजूरी दी गई है। तो EUVST ये जापान का है और ये अमेरिका का है, मंजूरी दी है अमेरिका ने, ठीक है ना। और दोनों सूर्य से संबंधित है, सूर्य अन्वेषण हेलियोफिजिक्स मिशन है। अंतिम प्रश्न आज का, एस्टोनिया जो हाल ही में खबरों में था, किस महाद्वीप में स्थित देश है? मैप खोल के इसको देखिएगा जरूर। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ये यूरोप में है। उत्तरी पूर्व में, उत्तरी यूरोप में आप देखेंगे, उत्तरी पूर्व नहीं, उत्तरी यूरोप में देखेंगे, वहां पर एस्टोनिया मिल जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नए मिशन खोलने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। 2021 में भारत के 3 नए मिशन, एस्टोनिया यूरोप, पराग्वे दक्षिण अमेरिका और डोमिनिकन जो रिपब्लिक है उत्तरी अमेरिका में, वहां पर ये खोले जाएंगे। यह कदम राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। अब ये जो लाइन है, इस तरीके की चीजें आपको मेंस में काम आ जाती हैं। तो जब आप प्री पढ़िए तो मेंस पढ़ते रहिए और इंटरव्यू साथ में तैयार करते रहिए। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं।
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और पहुंचा दें, शेयर कर दें उन दोस्तों तक जिनको इसकी सख्त जरूरत है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप पास होना चाहते हैं तो आप डेली 30 देखिए, किसी को भी आप सजेस्ट करिए, डेली की डेली तैयारी। सैकड़ों लोग इससे सफल हुए हैं और इस प्लेटफॉर्म को आपकी जरूरत है। आप बस इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों तक खूब शेयर करिए, जितने भी ग्रुप है वहां पर शेयर करिए। मैं टारगेट रखता हूं कि कम से कम जितने लोग इसको देख रहे हैं उतने लोग तो इसको सारे के सारे लोग लाइक करेंगे। और मेरा टारगेट है कि इस पहले वीडियो में ही 500 से ऊपर व्यू 24 घंटे में आएंगे। अब देखता हूं ये कैसे आप करते हैं, ये आपको मैं टारगेट दे रहा हूं। और एक हफ्ते में हर हाल में ये 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएंगे। आपको कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में या कुछ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 63072828 नंबर मिल जाएगा, 282812 630807281212 63072812 वहां से आप नंबर लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी कोर्स की जानकारी चाहिए या कोई हेल्प आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच।